वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। आज हमारी है टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास और ये क्लास आपके लिए अपकमिंग जो टीचिंग एग्ज़ाम है उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, आप चाहे डीएलएड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप लेक्चरर का दे रहे हैं, आप एलटी देते हैं, आप टेट का एग्ज़ाम देते हैं, आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम देते हैं तो ये सब एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो अगर आपने हमारी बाकी क्लासेस देखी हैं तो आप इस क्लास को भी कंटिन्यू करें, और नहीं देखी तो आप क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके हमारी बाकी क्लासेस को देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं, जैसे कि हमें पूछा गया है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत ज्ञान है, यह किसने कहा है। यानी कथन से संबंधित क्वेश्चन है, तो बताना है कि यह कथन किसका है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलते हैं, बी.एन. झा, स्किनर, डेविस और वुडवर्थ। तो जो ये वाला कथन है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत ज्ञान है, यह कथन आपका हो जाता है स्किनर महोदय का। ठीक है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत ज्ञान है, किसने कहा था, यह कहा था आपके स्किनर ने। चलिए सेकंड क्वेश्चन, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। ठीक है, आधुनिक वर्तमान, एक तो होता है मनोविज्ञान का अर्थ, ठीक है, एक है आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ। चार ऑप्शन है, मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन या व्यवहार का अध्ययन। तो जो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, व्यवहार का अध्ययन। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ हो जाता है व्यवहार का अध्ययन। चलिए नेक्स्ट है, हिंदी अक्षरों को बालक किस उम्र में पहचानने लगते हैं। जो बच्चे होते हैं वो हिंदी के अक्षरों को किस उम्र में पहचानने लगते हैं, 3 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में या 6 वर्ष की आयु में। तो जो बच्चे होते हैं वह हिंदी अक्षरों को किस उम्र में पहचानने लगते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 वर्ष की आयु में बालक हिंदी अक्षरों को पहचानने आपके लग जाते हैं। ठीक है, हिंदी अक्षरों की बात हो रही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं। बुद्धि लब्धि, ठीक है, यानी बुद्धि लब्धि मापन के आपके जन्मदाता कौन है। चार ऑप्शन है, स्टर्न, बिने, टर्मन या इनमें से कोई नहीं। तो जो बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता होते हैं आपके, ये हैं आपके स्टर्न। ठीक है, स्टर्न कौन है, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता। चलिए नेक्स्ट है, एलेक्सिया क्या है। पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता। तो जो एलेक्सिया है ये किससे संबंधित हो सकता है, पढ़ने की, लिखने की, सीखने की या सुनने की। तो जो एलेक्सिया होती है ये है आपकी सीखने की अक्षमता, यानी लर्निंग से संबंधित जो डिसेबिलिटी है उसे कहा जाएगा आपका एलेक्सिया। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया। ठीक है, आज हमने पढ़ा है एलेक्सिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है। पियाजे की चार अवस्थाएं बताता है ना पियाजे, तो जो उसकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है वो बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है। ऑप्शन है 0 से 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 11 या 11 से 15 वर्ष। तो जो आपके औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पियाजे के अनुसार है वो है आपके 7 से 11 वर्ष तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा, यानी छात्रों को हम स्वयं कार्य करने के लिए दे देंगे, तो छात्र में क्या होता है, उसकी शारीरिक शक्ति बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है, परिश्रम करने की भावना जागृत होती है या आत्मनिर्भरता पैदा होती है। तो छात्र अगर अधिकांश कार्य अपने हाथों से करेंगे, अपने काम अपने हाथों से करेंगे, तो क्या हो जाएगा, छात्र में आत्मनिर्भरता की भावना पैदा हो जाएगी। ठीक है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा, वो इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, उसमें इंडिपेंडेंट की भावना आ जाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए। जब हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्लास में प्रारंभ करते हैं या टीचर पढ़ाना स्टार्ट करता है तो उससे पहले कुशल अध्यापक जो होगा उसे क्या करना चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन, छात्रों को दंडित करना चाहिए या उसे चुटकुले सुनाना चाहिए क्लास में, या अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए, या उसे क्लास में आराम करना चाहिए।
तो जो शिक्षक है अगर वो कुशल अध्यापक है तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले उसे क्या करना चाहिए, कक्षा में अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए। उसे आराम भी नहीं करना चाहिए, चुटकुले भी नहीं सुनाना चाहिए और दंडित तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करेंगे ना, तभी क्या होगा, आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो जैसे हम उदाहरण देके स्टार्ट करते हैं, पूर्व ज्ञान से स्टार्ट करते हैं, तो ये क्या होती हैं, आपकी अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करने की स्थितियाँ होती हैं। ठीक है, चलिए, गतिविधि आधारित शिक्षण किस पर बल देता है? गतिविधि आधारित शिक्षण, पहला ऑप्शन सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी, निश्चित अवधि में गतिविधि पूरा करने, खेलने या अनुशासित कक्षा पर। तो जो हमारा गतिविधि आधारित शिक्षण होता है जिसमें बच्चे कुछ करते हैं, तो जो गतिविधि आधारित शिक्षण होगा वो किस पे बल देगा, आपका सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर। ठीक है, निश्चित अवधि में गतिविधि पूरा करना ये नहीं है, इसमें खेलने पर भी नहीं है और अनुशासित कक्षा पर नहीं, बल्कि जब सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी होगी, सभी सक्रिय रूप से काम करेंगे, तो यही क्या होगा, आपका गतिविधि आधारित शिक्षण होगा। और शिक्षण की विधियाँ एक स्पेशल पूरा चैप्टर हमने आपको पढ़ाया है, आप चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, लेक्चर स्क्रीनिंग की जो हमने प्लेलिस्ट बनाई है वहाँ पे जाके आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमने बाकायदा आपको चैप्टर पूरे डिटेल वाइज पढ़ाए हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, इस प्रकार की जो विधियाँ हैं उनको देख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट है बच्चों में अच्छे चरित्र निर्माण के लिए हम चाहते हैं कि बच्चों में कैरेक्टर फॉर्मेशन हो, तो हमें क्या करना चाहिए, स्कूल की बात हो रही है। सबसे पहली बात, क्या पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए। ठीक है, चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए। कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। हालांकि ये सभी ज़रूरी हैं, सभी इम्पोर्टेंट हैं, सभी किए जा सकते हैं, लेकिन जो इन 4 ऑप्शन में है उनमें सबसे बेहतर क्या है कि बच्चों में अच्छे चरित्र का निर्माण हो। तो हाँ, यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर 3 देख सकते हैं, जिसमें क्या लिखा गया है, कक्ष गतिविधि इस प्रकार की होनी चाहिए कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। कक्षा में जो गतिविधियां हैं वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके, जिससे क्या हो, बच्चों का अच्छा चरित्र निर्माण हो। ठीक है, चलिए, विकास कैसा परिवर्तन है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, हमें बताना है विकास कैसा परिवर्तन है, गुणात्मक है, रचनात्मक है, गणनात्मक है या नकारात्मक है। तो जो आपका ये विकास है, आपका जो विकास है वो परिवर्तन है आपका गुणात्मक, क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव गणनात्मक, एक होता है आपका क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। तो जो आपका विकास है वो है आपका क्वालिटेटिव। ठीक है, गुणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे का सिद्धांत किसके अवलोकन पर आधारित है, कुत्ता, बिल्ली, अपने बालक या चिंपांजी पर। तो जो पियाजे का सिद्धांत है वह आधारित है आपके यहाँ पे ऑप्शन हमें जो दिए गए हैं, तो उसने किसी जानवर पे नहीं बल्कि पियाजे का जो सिद्धांत है वो अपने बालक पर आधारित है। उसने अपनी एक भतीजी और अपनी बेटी, तो बच्चों का उसने अवलोकन किया, उस पर उसने सिद्धांत दिए, तो उसका किसी जानवर पर नहीं है बल्कि अपने बालक पर, उसका बालक के अवलोकन पर उसने सिद्धांत दिए पियाजे ने। ठीक है, फिर है बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, किस नियम से इसकी पुष्टि होती है। ठीक है, बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है। तो 4 हमें नियम दिए गए हैं, अभ्यास का नियम, प्रयास का नियम, दोहराने का नियम या अनुकरण का नियम। ठीक है, तो जो बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है यह है आपका अभ्यास का नियम। ये क्या है, हमारे सीखने के नियम। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है एक अच्छे शिक्षण अधिगम वातावरण निर्माण के लिए क्या आवश्यक है। अच्छे शिक्षण अधिगम वातावरण के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है, भव्य भवन, अच्छा पाठ्यक्रम,
छात्र शिक्षक में एक दूसरे को समझने की क्षमता या अच्छी पुस्तकें। हालांकि अगर बात की जाए तो आपका पाठ्यक्रम भी ठीक है, अच्छी पुस्तकें भी ठीक है, लेकिन हम बेहतर उत्तर अगर यही होता है, आप टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या होता है, आपको बेहतर आंसर चुनना होता है। ठीक है, तो अच्छे शिक्षण अधिगम का वातावरण चाहिए ना हमें, तो वातावरण के लिए क्या है, छात्र शिक्षक में जब एक दूसरे को समझने की क्षमता होगी तो अधिगम क्या होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में क्या है, हमें बताना है कि सीखने की प्रक्रिया में बाधक क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सीखने की जो प्रोसेस होती है उसमें कौन कौन सी चीज़ें बाधाएं आपके डाल सकती हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है सीखने की अक्षमता, ठीक है, विफलता का डर, भावनात्मक बाधाएं या उपयुक्त सभी। तो जो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी है ये सही आंसर हो जाता है। यानी सीखने की प्रक्रिया में अगर सीखने में अक्षम हो ये भी बाधा डालता है, विफलता का डर कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये भी बाधा बनता है, और भावनात्मक बाधाएं भी इसमें बाधक होती हैं। इसके अतिरिक्त आपका थकान है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने की प्रक्रिया में आपकी बाधा बनती है। फिलहाल यहाँ पे जो ऑप्शन है इनमें सही आंसर है उपयुक्त सभी, यानी सीखने की अक्षमता, विफलता का डर और भावनात्मक बाधाएं, ये सभी क्या है सीखने की प्रक्रिया में बाधक हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव ने अधिगम का सिद्धांत कौन सा प्रतिपादित किया। पावलोव महोदय ने अधिगम का सिद्धांत दिया था, कौन सा दिया है, बहुक्रिया दिया है, आंशिक क्रिया दिया है, अनुकूलित क्रिया दिया है या आपका पाठ्य क्रिया दिया है। तो पावलोव ने जो अधिगम का सिद्धांत दिया वो दिया आपका अनुकूलित क्रिया सिद्धांत दिया आपके पावलोव ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है, क्या ये एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के पूरक हैं या उपयुक्त सभी। तो वृद्धि एवं विकास दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब हमें बताना है कि इनमें संबंध क्या है। विरोधी नहीं है, एक दूसरे के समान भी नहीं है, बल्कि वृद्धि एवं विकास क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं वृद्धि एवं विकास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका किसकी होनी चाहिए, सुगमकर्ता की, अनुदेशनकर्ता की, प्रशिक्षक की या नियंत्रणकर्ता की। अगर आपने RT 2009 पढ़ा है, आपने NCF पढ़ा है, तो वहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो शिक्षक है, यहाँ पर हमें ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं आपके सुगमकर्ता की यानी फैसिलिटेटर, अनुदेशनकर्ता यानी आपका इंस्ट्रक्टर, प्रशिक्षक यानी आपका ट्रेनर या कंट्रोलर। तो जो शिक्षक की भूमिका है वो है आपके सुगमकर्ता की या आपकी सुविधादाता की। ठीक है, इसे कहते हैं फैसिलिटेटर की। ठीक है, तो शिक्षक की भूमिका है सुगमकर्ता या फैसिलिटेटर की, इंस्ट्रक्टर और आपका ट्रेनर और आपका कंट्रोलर नहीं होगा बल्कि सुगमकर्ता होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। आप नर्सरी कक्षा को पढ़ा रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आप देखना चाहते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा रहेगा। मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा परिवार या मेरा विद्यालय। अब नर्सरी कक्षा में जब बच्चा जाता है तो वो घर से स्टार्ट, पहले अपने घर परिवार में रहता है, उसके बाद बच्चा नर्सरी कक्षा में जाता है स्टार्टिंग में। तो बच्चे के लिए कौन सी विषय वस्तु, किस विषय वस्तु पर बच्चा बोल सकता है, सीख सकता है, जल्दी अपनी राय दे सकता है। तो यहाँ पे जो नर्सरी कक्षा का बच्चा है उसके लिए मेरा प्रिय मित्र, तो मित्र के विषय में तो बच्चा इतना जानता नहीं है, पड़ोस भी नहीं, और विद्यालय तो अभी वो स्टार्ट कर रहा है। तो जो नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी विषय वस्तु है वो है आपका मेरा परिवार, क्योंकि वो परिवार से निकल के आया है, परिवार के विषय में वो जानता है, अपने माता पिता, अपने जो दादा दादी, भाई बहन, इनके विषय में वो बता सकता है। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी विषय वस्तु हो सकती है मेरा परिवार। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनोविज्ञान का ज्ञान उपयोगी क्यों है। ठीक है, मनोविज्ञान का किसके लिए उपयोगी है। हमने आपको एक दिन में 20 से ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं कराते हैं क्योंकि आप इतने ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस, क्योंकि आप केवल हमसे नहीं पढ़ते हैं, आप अपना जो आपके पास कंटेंट है, जो बुक्स है, आप उससे भी पढ़ते हैं, अदर चैनल से भी पढ़ते हैं। आपको GS भी पढ़ना होता है, GK पढ़ना होता है, आपको रीजनिंग मैथ्स भी करना होता है। तो आप एक दिन में अगर 20 क्वेश्चन भी करते हैं तो आपके लिए इतना सफिशियंट रहता है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, इसीलिए हम एक दिन में आपको केवल 20
ABC क्वेश्चन कराते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन क्या है, मनोविज्ञान का ज्ञान किसके लिए उपयोगी है? शिक्षक के लिए, अभिभावक के लिए, विद्यालय प्रशासक के लिए या उपयुक्त सभी के लिए। तो जो मनोविज्ञान का ज्ञान है, साइकोलॉजी की जो जानकारी है, वो शिक्षक के लिए, अभिभावक के लिए, विद्यालय प्रशासक यानी उपयुक्त सभी के लिए आवश्यक है आपका मनोविज्ञान का ज्ञान। तो आज हमने 20 क्वेश्चन करे। अगर आपको इन क्वेश्चन का PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे हम आपको क्या कर देंगे, ये आप इसका PDF आपके लिए अपलोड कर देंगे। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।